नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर दिल्ली के बाद अब कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में नक्सल प्रेमी गैंग कहां से आ गया। जादवपुर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर उन नक्सलियों का नाम लिखा गया है जिन्होंने हमारे देश के जवानों को शहीद किया। इससे पहले दिल्ली में कुछ लोगों ने प्रदूषण के नाम पर प्रदर्शन किया और उसमें नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की और उसे अपना हीरो बताया। आज हम सबसे पहले देश में इस नक्सल प्रेमी गैंग को एक्सपोज करेंगे। इसके बाद आपको हिंदुस्तान में खुलेआम हुई जिहाद की तकरीरों के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से मौलाना महमूद मदनी पर भारत के मुसलमानों को जिहाद के लिए भड़काने का आरोप लग रहा है। मौलाना मदनी ने बुलडोजर एक्शन से लेकर आर्थिक बहिष्कार को मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बताया और कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अब इस बयान के बाद विवाद काफी बढ़ चुका है। इसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान के बाद असीम मुनीर को लेकर शुरू हुए सस्पेंस के बारे में बताएंगे। 29 नवंबर को असीम मुनीर को पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर नियुक्त होना था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय शहबाज शरीफ लंदन चले गए और अब वो लंदन से लौटने में देरी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वो इस नोटिफिकेशन पर साइन नहीं करना चाहते? और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के बारे में बताऊंगी, जहां वास्तव में गणतंत्र से ज्यादा गणतंत्र नजर आता है। ताजा घटना में एक बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में गोलीबारी हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। आज सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी की हैं, जहां दीवारों पर उन माओवादियों का नाम लिखा गया है जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया। सोचिए, ये हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो माओवादी भारत के खिलाफ लड़ रहे थे उनका महिमा मंडन हो रहा है और जो जवान इन माओवादियों के इन हमलों में शहीद हो गए उन्हें कोई जानता तक नहीं है। आज हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर दिल्ली की है, जहां कुछ युवाओं ने प्रदूषण के नाम पर माओवादी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए और उसे अपना हीरो बताया। दूसरी तस्वीर कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी की है और यहां भी कुछ लोगों ने इन्हीं माओवादियों का सम्मान किया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र संगठन का कार्यक्रम हुआ जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट। इस छात्र ने एक प्रस्ताव पारित करके 3 नक्सलवादियों का महिमा मंडन किया। इनमें नक्सलवादी कोटेश्वर राव के नाम पर कोलकाता शहर का नाम कोटेश्वर राव नगर रख दिया। नक्सलवादी बसव राजू के नाम पर जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम बसव राजू ऑडिटोरियम रख दिया और नक्सलवादी हिडमा के नाम पर विवेकानंद हॉल का नाम हिडमा स्टेज रख दिया। ये सब कुछ प्रतीकात्मक रूप से हुआ और इसी के साथ कैंपस की दीवारों पर माओवादी नारे लिखे गए और माओवादियों की हिंसा को सही ठहराने की भी कोशिश हुई। इस वक्त जादवपुर यूनिवर्सिटी की कैंपस में आपको दिखा दे कि यहाँ पे कॉमरेड बाशव राजू की जो ग्राफिटी है उसको बना के लिखा गया है लॉन्ग लीव कॉमरेड बाशव राजू, जनरल सेक्रेटरी सीपीआई माओइस्ट, जिनकी देहांत हुई थी कुछ महीनों पहले जब इंसर्जेंसी एक्शन ली गई थी, काउंटर इंसर्जेंसी एक्शन ली गई थी केंद्रीय सरकार द्वारा। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी ग्राफिटी हमको देखने को मिल रहा है इस वक्त जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, जो कि आरएसएफ के द्वारा किया गया है ऐसा बताना है। जहां हमने इससे पहले भी जादवपुर यूनिवर्सिटी को बहुत सारी कंट्रोवर्सी में देखी है। जिन नक्सलवादियों का इस तरह से महिमा मंडन हुआ उनमें हिडमा पिछले महीने की 18 तारीख को एक मुठभेड़ में मारा गया था। बसव राजू इसी साल मई महीने में छत्तीसगढ़ में मारा गया था और नक्सलवादी कोटेश्वर राव साल 2011 में मारा गया था और ये तीनों खूंखार माओवादी थे। इनमें हिडमा ने साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिनमें कुल 76 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 2013 के जिस झीरम घाटी हमले में 27 जवान शहीद हुए और 2021 के सुकमा हमले में 22 जवान शहीद हुए, उनके पीछे नक्सली हिडमा का ही हाथ था।
इसी तरह नक्सली बसव राजू ने साल 2010, 2013, 2018, 2019 और 2023 में कई हमले किए और इनमें हमारे 100 से ज्यादा जवान शहीद हुए और कोटेश्वर राव ने भी कई नक्सली हमले कराए। और आरोप लगता है कि ये नक्सलवादी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समर्थन करता था। और सोचिए, जिन नक्सलियों ने हमारे इतने जवानों को शहीद किया, आज उन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है और एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनका महिमा मंडन हो रहा है। These people got the permission from the university authority. They also managed to book a hall within this university, which happens to be a seminar hall for academic purposes, and they conducted the program where they celebrated Maoist Naxalite leaders and they condemned the state. And also, according to our intel, they also gave very violent, provocative statements, which are enough to radicalize common students. This is unfortunate. We live in an independent country that guided by constitution, not this kind of Maoist, anti-India, anti-constitutional organization. We condemn this and we will go to the Vice Chancellor office. We will sit there until these posters, these banners were totally washed out from the campus. कह रही है कि ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का आंतरिक मामला है, इसीलिए वो इस मामले में अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जबकि यूनिवर्सिटी के प्रबंधन का ये कहना है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस सम्मेलन में क्या हुआ था। ये दिल्ली के बाद दूसरी घटना है जब नक्सलियों से हमदर्दी जताई गई है और ये भी तब हो रहा है जब भारत सरकार देश से नक्सलियों का सफाया करने में लगी है। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में नक्सल प्रेमी गैंग को सम्मेलन करने की इजाजत क्यों दी गई? क्या नक्सलवादियों का महिमा मंडन हमारे जवानों की शहादत का अपमान नहीं है? ये हमारे देश के कौन युवा हैं जो हमारे जवानों को शहीद करने वाले नक्सलवादियों को अपना नायक और आदर्श मानते हैं? और क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नक्सलवादियों की जय जयकार करना सही हो सकता है? आज बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि भारत में माओवाद या नक्सलवाद की विचारधारा चीन के कम्युनिस्ट मॉडल से प्रेरित थी। जिस तरह चीन में गृह युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ जेडोंग ने हिंसक संघर्ष के बाद नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका था, ठीक उसी तरह भारत में माओ जेडोंग से प्रेरित ताकतें हमारे देश में भी हिंसक तख्ता पलट करनी चाहती थी और इसी के बाद कई राज्यों में माओवाद ने खतरनाक रूप लिया था। इस माओवाद के खिलाफ हमारे कई जवानों ने शहादत दी और देश के अंदर हम कई दशकों तक अपने दुश्मनों से लड़ते रहे। लेकिन अब जब ये माओवाद अपने आखिरी दिन गिन रहा है, तब शहरों में इनके हमदर्दों ने नई चुनौती पैदा की है और दिल्ली से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी तक इन नक्सलियों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान को सबसे ऊपर माना गया है। इस संविधान के तहत सभी धर्मों को बराबर माना जाता है और सबको इस देश में समान अधिकार भी मिलते हैं। लेकिन आज जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद मदनी के एक बयान को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा और इस बयान को लेकर काफी विवाद हो रहा है। ये आरोप लग रहे हैं कि महमूद मदनी भारत के आम मुसलमानों को जिहाद करने के लिए भड़का रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों के महमूद मदनी ने यह बयान भोपाल के एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में जिहाद का मतलब अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।
महमूद मदनी के इस बयान के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या वो भारत के मुसलमानों को जिहाद करने के लिए भड़काना चाहते हैं। वो पहले ये कहते हैं कि भारत के मुसलमान देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, फिर ये कहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, आर्थिक बहिष्कार और नफरती अभियानों से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, और आखिर में ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म में अन्याय के खिलाफ संघर्ष को जिहाद माना गया है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हालांकि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस पर आपत्ति जता रहे हैं और उनका कहना है कि जब इसी देश में हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ तब महमूद मदनी को जिहाद की याद क्यों नहीं आई। अगर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना, संघर्ष करना जिहाद, अगर उसको वाकई वो मानते होते तो मौलाना मदनी पहले आदमी होते जो कश्मीर जाते जब कश्मीरियों को उनके घरों से निकाला जाता। हमारे देश में कई मुस्लिम धर्मगुरु और नेता ऐसे हैं जो बात बात पर देश के आम मुसलमानों को खतरे में बताते हैं और कुछ घटनाओं के आधार पर ये साबित करने की कोशिश होती है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। भारत में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जो इस बात का सबूत है कि उन्हें भारत में एक सुरक्षित माहौल मिला है। साल 1951 में भारत में 9.9% मुसलमान थे, जो 2011 में 14.2% हो गए। अगर भारत में मुसलमानों का इतना ही दमन होता तो ये आबादी कभी नहीं बढ़ती। भारत में सबसे ज्यादा प्रजनन दर भी मुस्लिम महिलाओं में है। भारत में औसतन एक मुस्लिम महिला पर 2.3 बच्चों का जन्म होता है, जबकि हिंदुओं में यही प्रजनन दर 1.9% है। भारत के अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र की सिविल सेवाओं में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 5% हुई है और 2023 की सिविल सेवाओं की परीक्षा में 50 से ज्यादा उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से चुने गए हैं। इसी तरह प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में भी मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ी है। आज प्राइमरी शिक्षा में 17.7% बच्चे मुस्लिम समुदाय के हैं, जबकि उच्च शिक्षा में भी मुस्लिम युवाओं की हिस्सेदारी 15.9% है, जो पहले से कहीं ज्यादा है। भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक अलग से मंत्रालय भी है, जिसे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय कहते हैं, और इसका सालाना बजट 3,350 करोड़ रुपए है। इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भी भारत में ही हैं और भारत में ही मदरसों की संख्या शीर्ष 5 देशों में मानी जाती है। इसके अलावा खेल, सिनेमा और दूसरे क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के युवा अपना योगदान दे रहे हैं और मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर भी तेजी से बढ़ रही है। साल 2001 में ये साक्षरता दर 59.1% थी, जो अब 69.5% हो गई है। देश के कामगारों में भी पहले मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 14% थी, लेकिन अब ये 21% से ज्यादा हो गई है। और हिंदुओं के मुकाबले देश में मुस्लिम परिवारों की आय तेजी से बढ़ी है। हिंदू परिवारों की औसत आय में 19% की वृद्धि हुई है, जबकि मुस्लिम परिवारों की औसत आय में 28% की वृद्धि हुई है। और इन आंकड़ों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में मुसलमान तरक्की कर रहे हैं या वो खतरे में हैं। सच्चाई ये है कि ऐसे दावे करके देश के मुसलमानों को भ्रमित किया जाता है और उन्हें जिहाद के नाम पर गुमराह करने की कोशिश भी होती है। क्या आपको पता है इस्लाम धर्म में कट्टरपंथियों ने जिहाद शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है? जिहाद अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है संघर्ष करना या प्रयास करना। साल 2014 में एक शोधकर्ता थॉमस हेगहैमर ने बताया था कि जिहाद शब्द को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया और इसके लिए मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की है। असल में इस्लाम धर्म में जिहाद या संघर्ष के लिए नियत यानी इंटेंशन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगर ये जिहाद न्याय, सच्चाई, आत्म सुधार और मानवता की रक्षा के लिए हो तो ये जिहाद अल्लाह की राह में संघर्ष कहलाता है। लेकिन अगर यही जिहाद सत्ता, हिंसा, प्रतिशोध या आतंकवाद के लिए हो तो इसे बहुत सारे मुसलमान असली जिहाद नहीं मानते। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिहाद को उग्र संघर्ष से जोड़ने की शुरुआत साल 1990 के बाद हुई और ओसामा बिन लादेन पहला ऐसा आतंकवादी था जिसने जिहाद के असली मतलब को हमेशा के लिए बदल दिया। लादेन और उसके जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों ने यह कहा
कि अल्लाह के शासन में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए जिहाद जरूरी है और जिहाद से ही मुस्लिम उम्मा यानी मुसलमानों की रक्षा की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलकायदा ने जिहाद को फर्ज AN से जोड़ा था, जिसका मतलब यह होता है कि जिहाद हर मुसलमान का व्यक्तिगत कर्तव्य है। और आज भी ये आतंकवादी और इस्लामिक कट्टरपंथी जिहाद को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं और इसके नाम पर भारत के खिलाफ नफरत की आग को भड़काने का काम करते हैं। आज महमूद मदनी ये कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि इसी देश ने उन्हें इतने अधिकार दिए हैं कि वो संदिग्ध आतंकवादियों को भी कानूनी मदद पहुंचाते हैं। आज महमूद मदनी भारत की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्थाओं में से एक जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये वही संस्था है जो अलग अलग अदालतों में संदिग्ध आतंकवादियों का मुकदमा लड़ती है और उन्हें कानूनी मदद पहुंचाती है। इसी संस्था की एक इकाई देश में अलग अलग उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है और इससे सालाना करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इस सब के बाद भी महमूद मदनी एक सार्वजनिक मंच से देश के मुसलमानों को असुरक्षित बताते हैं और उन्हें खतरे में बताने की राजनीति करते हैं, जबकि ये दावे पूरी तरह गलत हैं। आज भारत में जिहाद के नाम पर जो जहर भरा जा रहा है, वैसा ही फिलिस्तीन के गाजा में भी हो चुका है। गाजा में इस्लामिक कट्टरपंथियों और हमास जैसे आतंकी संगठनों ने अपने फायदे के लिए जिहाद को एक हथियार बनाया और आतंकवाद को मजबूत किया। हमास ऐसा नहीं करता तो गाजा में वैसी तबाही कभी नहीं होती जैसी आज हो रही है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि वो अब गाजा को जड़ से उखाड़कर खत्म कर देगा और इसके लिए गाजा में इजराइल एक नया ऑपरेशन चला रहा है। देखिए, गाजा पर पूर्ण कब्जा और हमास का संपूर्ण सफाया करने के अभियान में जुटी इजरायली फौज इन दिनों एक खास मिशन पर है। कहने को इन दिनों गाजा पट्टी में सीज फायर चल रहा है और उकसावे के बाद कभी कभी इजराइल की एयर स्ट्राइक भी देखने को मिल जाती है, लेकिन इन सबसे अलग इजराइल ऑपरेशन टनल को अंजाम देने में पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। क्या है ये ऑपरेशन टनल, किसके खिलाफ हो रहा है ये ऑपरेशन और कब तक चलेगा ये मिशन? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको दिखाते हैं गाजा पट्टी से आई वो तस्वीरें जो हर रोज हमास के हौसलों को पस्त कर रही हैं। पहली तस्वीर में एक जबरदस्त धमाका होता है और काले धुएं का गुब्बार आसमान छूने लगता है। फिर दूसरा धमाका होता है और जमीन से कई मीटर ऊपर तक टूटे पत्थरों, मिट्टी और धुआं उठता दिखता है। दरअसल इजरायली फौज बम के जरिए एक के बाद एक सुरंग को उड़ा रही है ताकि हमास के आतंकियों के भागने के सभी विकल्पों को खत्म किया जा सके। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, सुरंग से बाहर निकले 6 से 7 आतंकियों पर कैसे नजर रखी जा रही है। वो कहां से निकले हैं, कहां जा रहे हैं और किन हथियारों के साथ जा रहे हैं, सब कुछ इजरायली फौज के कैमरों में कैद हो रहा है और मौका मिलते ही इन्हें पकड़ लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे इस तीसरी तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। सुरंग से निकले हमास के एक आतंकी को इजरायल के सैनिकों ने धर दबोचा। उसके पास से जो भी हथियार थे वो छीन लिए गए। जमीन पर मलबे के बीच बैठा वो शख्स जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। ऐसी तमाम तस्वीरें हर रोज गाजा पट्टी और आसपास के इलाकों से आ रही हैं। इजरायली सेना का ऑपरेशन टनल पिछले 1 महीने में और रफ्तार पकड़ चुका है, जब से उसे ये पता चला कि राफा बॉर्डर के पास हमास के करीब 200 आतंकी एक सुरंग में फंस गए हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये लोग पिछले 7 महीने से भी ज्यादा वक्त से यहाँ फंसे हुए हैं। इजरायली सेना ने इनके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब ज्यादातर सुरंगों को या तो तबाह कर दिया गया है या फिर उनसे आतंकियों को चुन चुनकर पकड़ा जा रहा है। इजरायल ने दावा किया है कि सुरंगों को तबाह करने के उसके ताजा ऑपरेशन में हमास के 40 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। वैसे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब इजरायली फौज ने गाजा पट्टी में हमास की एक खुफिया सुरंग का पता लगाया था। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के शीर्ष कमांडर करते थे। 7 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में 80 कमरे थे। सेना ने हमास के एक आतंकी मारवान अल को भी पकड़ा था, जो लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डन की मौत में शामिल था। लेफ्टिनेंट गोल्डन को साल 2014 में इजरायल हमास के बीच जंग में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब करीब 10 साल बाद उनका शव इजरायली फौज को मिला। इजरायल का ये ऑपरेशन हमास के लिए हर दिन मुश्किलें बढ़ा रहा है। सालों की मेहनत और लाखों डॉलर से बनाई ये सुरंगें न सिर्फ हथियारों का सुरक्षित स्टोर मानी जाती थीं, बल्कि संकट के समय आतंकियों के निकल भागने का ये सबसे सुरक्षित रास्ता भी था, जिसके मुहाने पर अब खड़ी है सिर्फ और सिर्फ मौत। एक तरफ
पाकिस्तान में अब भी इमरान खान को लेकर सस्पेंस बरकरार है, तो दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि सरकार और सेना के बीच टकराव बढ़ रहा है। 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर नियुक्त होना था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसका नोटिफिकेशन जारी करने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय शहबाज शरीफ बहरीन से लंदन चले गए और अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो जानबूझकर पाकिस्तान लौटने में देरी कर रहे हैं क्योंकि वो आसिम मुनीर के लिए जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में इमरान खान से बड़ी खबर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को लेकर आ रही है। पिछले महीने पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन हुआ, जिसके तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का सुप्रीम चीफ नियुक्त होना था। कहा जा रहा था कि इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। 29 नवंबर को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इसके नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर करने थे और इसी के साथ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी मिलने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दावा है कि शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर की नियुक्ति को टालने के लिए अपना विदेशी दौरा आगे बढ़ा दिया और वो बिना ठोस वजह के लंदन के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले 26 नवंबर को शहबाज शरीफ बहरीन पहुंचे। इसके बाद 27 नवंबर को वो बिना औपचारिक सूचना के लंदन रवाना हो गए और पाकिस्तान के मीडिया में ही ऐसी खबरें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान आने से बच रहे हैं क्योंकि वो आसिम मुनीर की नियुक्ति को टालना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान के मंत्री इससे इनकार कर रहे हैं। जिस नोटिफिकेशन पर शहबाज शरीफ को हस्ताक्षर करने हैं, उसके बिना आसिम मुनीर तीनों सेनाओं के सुप्रीम चीफ नहीं बन सकते हैं। ये नोटिफिकेशन उस संशोधन से जुड़ा है जिसके तहत तीनों सेनाओं के लिए एक नया पद बनाया गया है। जो भी इस पद की जिम्मेदारी को संभालेगा, उसके पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का सीधा कंट्रोल होगा, यानी वो पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली शख्स बन जाएगा। और शायद यही बात शहबाज शरीफ को परेशान कर रही है। शहबाज शरीफ का अचानक लंदन जाना कई लोगों को खटक रहा है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि बतौर सेना प्रमुख आसिम मुनीर का कार्यकाल अब भी 2 सालों के लिए बचा है और नवंबर 2027 तक पाकिस्तान की सेना की कमान उन्हीं के पास है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि अगर शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को सुप्रीम चीफ बनाने से बच रहे हैं और इस वजह से वो अचानक लंदन गए हैं, तो उन्हें इन कोशिशों से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। आसिम मुनीर देर सवेर इस नोटिफिकेशन पर उनसे अपने हस्ताक्षर करवा ही लेंगे और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास आ जाएगा। और सोचिए, इसके बाद शहबाज शरीफ किस नाम के प्रधानमंत्री रहेंगे? ना तो उनका सेना पर कोई नियंत्रण होगा, ना पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कोई नियंत्रण होगा, ना वो रक्षा से जुड़े बड़े फैसले खुद ले पाएंगे और ना ही उनके प्रधानमंत्री पद की कोई ताकत रहेगी। आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ सिर्फ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री रह जाएंगे और सारी असली ताकत आसिम मुनीर के हाथों में होगी। और शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ लंदन में है और उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है। आसिम मुनीर अगर पाकिस्तान के सुप्रीम चीफ बन गए तो उन्हें कई बड़े अधिकार और शक्तियां मिल जाएंगी। वो तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएंगे। उन्हें राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा मिलेगी। सेना में जो उन्हें रैंक मिली है वो आजीवन बरकरार रहेगी। उन पर कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी मुकदमा दायर नहीं हो सकेगा। उन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की स्थापना का अधिकार मिलेगा और वो याचिकाओं पर खुद संज्ञान ले सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार उन्हीं की मुट्ठी में रहेगी। पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसी के साथ आतंकियों के अच्छे दिन आ जाएंगे। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। इस दौरान एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा और तंज भरा हमला बोल दिया और कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने सदन की कार्यवाही से पहले संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिहार में चुनावी नतीजों से हताश है। उसे पराजय की हताशा से बाहर निकलकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि
एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत गर्मा गर्मी के साथ हुई। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और खूब हंगामा किया। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान पर विपक्ष ने सरकार पर ही चर्चा से भागने का आरोप लगाया। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर चुप्पी साध ली और कहा कि वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। पीएम मोदी के बयान के बाद राज्यसभा में भी हंगामा दिखा। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने बाहर तकरीर की है, इसका जवाब हम जोर शोर से देंगे। संसद सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को कार में लेकर संसद पहुंच गईं। उस पर भी विवाद हुआ और बीजेपी ने इसे अमर्यादित आचरण बताते हुए कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद के अंदर अपना पालतू कुत्ता लेकर गाड़ी में आई थी। इसे लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गूंगा जानवर अंदर आ गया तो क्या तकलीफ है। जानवर को पसंद नहीं करते ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है। काटने वाला कुत्ता दिखा क्या, इतनी सी तो है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि उनको सांसद के नाते कुछ विशेषाधिकार मिलता है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकती। उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए हैं, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोचने वाली बात है कि संसद की एक गरिमा और मर्यादा है, वहां जाने के कुछ कायदे हैं। अगर आप सांसद हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि संसद की मर्यादा भूल जाएंगे। देश के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले डॉक्टर्स और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर जांच एजेंसी एनआईए ने छापेमारी की। एनआईए डॉक्टर शाहीन शहीद के लखनऊ स्थित घर पर पहुंची और तलाशी अभियान के साथ उसके भाई से भी पूछताछ की। लखनऊ में छापेमारी के साथ साथ एनआईए की कुछ टीमें जम्मू कश्मीर भी पहुंची। सुबह होते ही वहां अलग अलग इलाकों में आतंकी साजिश की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच टीमों ने छापेमारी की। लखनऊ में मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और एनआईए ने घंटों तक शाहीन के घर जांच पड़ताल की। घर वालों से पूछताछ भी की गई और शाहीन के घर से बरामद कई अहम कागजात जांच टीम अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ एनआईए ने जम्मू कश्मीर में करीब 10 जगहों पर छापे मारे। इसमें मौलवी इरफान, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुज्जमिल और आमिर रशीद के ठिकाने शामिल हैं। सोचिए, जब इंसान का सामना 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की सीधी हवाओं से हो तो उसकी क्या स्थिति होगी। 200 या 250 की रफ्तार के तूफान में पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। ऐसे में 500 की रफ्तार क्या हो सकती है, ये समझना ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन नवतेज सिंह ने इससे भी ज्यादा रफ्तार की हवा का सामना करते हुए एरियल फोटोग्राफी की, लेकिन उनके फोटोशूट से ज्यादा खुद उनकी फोटो चर्चाओं में है। कैप्टन नवतेज सिंह ने 10,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर एक विमान से एरियल फोटोग्राफी की। इस दौरान हवा बेहद तेज थी और हालात काफी मुश्किल भरे थे। जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, लगभग 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा कैप्टन नवतेज के चेहरे और शरीर पर लगने लगी। इस तेज हवा में खड़े रहना काफी मुश्किल था और कैमरा संभालना तो और भी ज्यादा कठिन। उन्होंने अपने अनुभव में लिखा कि ऐसा लगा कि कोई तूफान उन पर टूट पड़ा हो। उनके चेहरे और स्किन की स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक रही हो। सुरक्षा के लिए उन्हें फुल बॉडी हार्नेस, स्टील कैरबाइनर और मजबूत टेथर की मदद से विमान से बांधा गया था। उन्हें अतिरिक्त ऑक्सीजन भी दी जा रही थी, लेकिन वहां हवा तेज होने के साथ इतनी ठंडी थी कि कैमरे का छोटा बटन दबाना भी चुनौती था। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे पता चलेगा कि कि देश में स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की लोकप्रियता किस स्तर पर है।
विराट कोहली टेस्ट और T20 से संन्यास लेने के बाद अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं और रविवार को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। इस दौरान एक ऐसी घटना हुई जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। विराट कोहली के शतकीय रन के दौरान उनका एक प्रशंसक मैदान में कूद गया और फिर जो नजारा वहां देखने को मिला उसने हर किसी को चौंका दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में हमला हो गया जिसमें लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के स्टॉकटन शहर में एक बैंक्वेट हॉल में गोलीबारी हो गई। इस हॉल में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही थी। गोलीबारी की इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों को पहले लगा कि बर्थडे सेलिब्रेशन में पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जब चीख पुकार मची तो समझ आया कि ये गोलीबारी है। मरने वाले और घायल लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। ऐसी घटनाओं से खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कहने वाले अमेरिका की स्थिति समझ सकते हैं, जहां गोलीबारी आम बात हो गई है। अब आपको चीन के बारे में बताते हैं, जो एक रोबोट आर्मी बना रहा है। चीन ने कहा है कि वो वियतनाम की सीमा पर ऐसे रोबोट्स को तैनात करेगा जो असली जवानों की जगह लेंगे। चीन के इस फैसले से दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या भविष्य की सेनाओं में रोबोट्स के बीच संघर्ष होगा और रोबोट आर्मी अब आने वाले वक्त का सच बन गई है। क्या भविष्य के युद्ध अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि चीन अपनी सेना का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जो अपनी सेना में रोबोट्स की एक अलग आर्मी बना रहा है और अनुमान है कि अगले 10 से 15 सालों में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट आर्मी हो सकती है। चीन ने अपने वियतनाम बॉर्डर पर ऐसे रोबोट्स को तैनात करने का फैसला किया है जो सेना के जवानों की तरह सारे काम कर सकते हैं। इन इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स को चीन की एक कंपनी बना रही है, जिसके साथ 1390 करोड़ रुपए का करार हुआ है। इस करार के तहत उन रोबोट्स को वियतनाम बॉर्डर पर ड्यूटी करने के लिए भेजा जाएगा, जो खुद अपनी बैटरी बदलने में सक्षम हो। वियतनाम बॉर्डर के बाद चीन दूसरे देशों की सीमाओं पर भी ऐसे रोबोट्स को तैनात कर सकता है और भविष्य में चीन की सेना की रूपरेखा पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब चीन में युवाओं की आबादी घट रही है और चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है, तब उसके लिए इंसानों जैसे दिखने वाले ये रोबोट्स एक बड़ा विकल्प बन सकते हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसका अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद है। चीन की कोशिश यह है कि वो अपनी सिक्योरिटी लेयर को 2 भागों में बांटना चाहता है। पहली लेयर में वो अपने इन रोबोट्स को खड़ा रखना चाहता है और दूसरी लेयर में वो अपने जवानों को रखना चाहता है। और इससे होगा ये कि चीन अपने पड़ोसी देशों पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा। आप खुद सोचिए, इन जवानों को लड़ने के लिए राष्ट्रवाद की कोई जरूरत नहीं होगी। ये खुद अपनी बैटरी बदलकर 24 घंटे और 7 दिनों ड्यूटी कर पाएंगे और इन रोबोट्स को युद्ध में मारे जाने का भी कोई डर नहीं होगा। चीन इन्हें इस तरह से डिजाइन कर रहा है ताकि इनसे हथियारों को ऑपरेट किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई मिसाइल लॉन्च करनी हो या किसी दूसरे हथियार को ऑपरेट करना हो तो इसमें इन रोबोट्स की मदद ली जा सकती है। इसी साल सितंबर 2025 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि पूरी दुनिया में जितने रोबोट्स काम नहीं कर रहे, उससे ज्यादा रोबोट्स चीन में सक्रिय हैं। साल 2024 में पूरी दुनिया में 2,47,000 नए इंडस्ट्रियल रोबोट्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन चीन में इसी दौरान ये आंकड़ा लगभग 3 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट्स का था। इससे ये पता चलता है कि चीन अपनी फैक्ट्रियों, अस्पतालों और स्कूलों से लेकर सेना में भी रोबोट्स के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है। चीन का यह भी दावा है कि उसने दुनिया का सबसे आधुनिक रोबोटिक डॉग बनाया है, जो पहाड़ चढ़ने में या युद्ध के मैदान में दुश्मन पर गोलियां बरसाने में बहुत आगे है और काफी एडवांस्ड है। मौजूदा वक्त में किसी भी देश की सेना उसकी तरफ से युद्ध लड़ती है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि यही युद्ध रोबोट्स के बीच लड़े जाएं, जिनका रिमोट कंट्रोल इंसानों के हाथों में हो। हालांकि दुनिया में इन किलर रोबोट्स को लेकर 3 सवाल अब भी ऐसे हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। पहला, अगर युद्ध में दुश्मन देश ने इन रोबोट्स को हैक कर लिया तो क्या होगा? दूसरा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन रोबोट्स में सही और गलत की समझ विकसित की जा सकती है?
जैसे एक सैनिक संघर्ष के दौरान आम नागरिकों को बचाते हुए कार्रवाई करता है, क्या ये रोबोट्स भी ऐसा करने में सक्षम होंगे? और तीसरा, इन रोबोटिक डॉग्स में देशभक्ति और राष्ट्रवाद का भाव कैसे आएगा? खैर, चीन जिस तरह से अपनी सेना में रोबोट्स के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है, उसे दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में जाति के नाम पर हुई हत्या की वजह से हड़कंप मच गया है, जहां लड़की के प्रेमी को एससी वर्ग से होने की वजह से लड़की के परिवार ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन लड़की ने जो किया, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। उसने अपने प्रेमी के शव से ही शादी कर ली और अपने परिवार के लोगों के लिए फांसी की मांग की है। महाराष्ट्र में एक लड़की ने अपने प्रेमी के शव के सामने उसके नाम का सिंदूर लगा लिया, जिसके बाद इस घटना ने सबको सन्न कर दिया, क्योंकि इस प्यार का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इस लड़की के घर वाले थे। इन पर इस लड़के की हत्या का आरोप है। मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा। तो ये सब कब पता चला? दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला। जब लड़के और लड़की का प्रेम परवान चढ़ रहा था, तब उसके माँ बाप और भाई को अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़के का उनके घर आना जाना है, उसके और उनकी लड़की के बीच कुछ चल रहा है। और इससे भी ज्यादा उन्हें इस बात का नहीं पता था कि वो दूसरी जाति का है। अब लड़की का आरोप है कि उसका प्रेमी सक्षम टाटे एससी वर्ग से था और उसका परिवार पिछड़े वर्ग से है, इसीलिए उनको सक्षम की जाति से दिक्कत हुई और उसे मार डाला। शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा के बहुत रिस्पेक्ट करता था। मेरा बच्चा मर के भी अमर रहेगा, सबके दिल में वो जिंदा रहेगा। वो इतना नेक इंसान था कि वो मर के भी किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि वो मरा, बल्कि सबके दिलों में जिंदा है। लड़के और लड़की का संपर्क सोशल मीडिया के जरिए हुआ। जान पहचान और प्रेम संबंध पनपने के बाद वो लड़की के घर भी आता जाता था और उसका परिचय लड़की के भाई और पिता से भी हो गया था। दावा यह भी किया जा रहा है कि लड़की का प्रेमी और उसका पिता दोनों का आपराधिक बैकग्राउंड था। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और हाल ही में लड़की का प्रेमी जेल से भी लौटा था। आरोप है कि तब से ही लड़की का परिवार उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। आंचल ने कहा कि उसके पिता और भाई ने सक्षम को मार डाला है, लेकिन वो उसे मारकर भी हार गए हैं, जबकि सक्षम मरकर जीत गया है, क्योंकि उनका प्यार अभी भी जिंदा है। तो आंचल नाम के लड़के से प्यार करता था, यही वजह है ना उसके। और उसके माँ बाप को उसके कास्ट के बारे में मालूम हुआ था ना, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हत्या करी। सक्षम की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने लड़की के पिता समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या और प्रताड़ना का मामला दर्ज किया और उनको अपनी हिरासत में ले लिया। एक आरोपी नाबालिग भी बताया जा रहा है। सवाल आज भी बरकरार है कि आखिर जाति के नाम पर कब तक हत्याएं होंगी, कब तक समाज जाति के नाम पर बंटा रहेगा। आखिर जाति को लेकर ये कैसी नफरत है जो जान लेने से भी पीछे नहीं हटती। नाटो का रूस के खिलाफ भड़काऊ बयान। नाटो कर सकता है रूस पर पहला वार। नाटो की अमेरिका के बिना ही रूस से भिड़ने की तैयारी। पहली बार नाटो अब इस बात को लेकर मंथन कर रहा है कि रूस के हाइब्रिड हमलों के जवाब में उसे पहला हमला करना चाहिए। नाटो की मिलिट्री कमेटी के हेड एडमिरल यूसेफ केवो डेग्रोन ने फाइनेंशियल टाइम्स को इस बारे में बताया है। अखबार के मुताबिक कई पूर्वी यूरोपीय डिप्लोमेट मांग कर रहे हैं कि नाटो सिर्फ चिंता जताना बंद करे और जवाब दे। ड्रैगोन ने माना कि रूस से पहले ही उस पर हमला किया गया तो उसे सेल्फ डिफेंस माना जा सकता है, लेकिन ये पारंपरिक सोच से अलग है। जब रूस यूक्रेन जंग को लेकर जिनेवा से अमेरिका तक शांति की बातचीत चल रही है, तब ऐसे बयान रूस को उकसा सकते हैं। इस बीच ब्लूमबर्ग ने भी एक बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक यूरोप के कई देश अमेरिका की मदद के बिना ही रूस के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें अमेरिका का साथ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो यूरोप से अपने सैनिक वापस बुला रहा है और एशिया पर ध्यान दे रहा है।
हाल ही में रोमानिया में एक बड़े वॉर गेम में देखा गया कि फ्रांस की अगुवाई में यूरोप की सेनाएं ज्यादातर अपने दम पर अपनी रक्षा कर रही हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स, एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस और लंबी दूरी तक पार करने की क्षमता में गंभीर कमजोरियां सामने आई, जो अब भी अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। दूसरी तरफ रूस की सीमा के पास फिनलैंड में नाटो की ड्रिल शुरू हो गई है। नॉर्दर्न X-25 एक्सरसाइज काइनू इलाके में हो रही है, जो करेलिया की सीमा से लगा है। इसमें 3000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम की यूनिट्स भी शामिल हैं। सेनाएं उत्तरी इलाके की मुश्किल परिस्थितियों में डिफेंस, अटैकिंग ऑपरेशन और रात में लड़ाई की प्रैक्टिस कर रही है। 2 दिन पहले जर्मनी ने दावा किया कि रूस 2030 तक किसी नाटो देश पर हमले की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे हास्यास्पद बताया था। जहां तक यूक्रेन के खिलाफ जंग की बात है, तो पुतिन इस वीडियो में दिख रही नाटो की घेराबंदी को सबसे बड़ी वजह मानते हैं। 1988 तक यूरोप के आधे से ज्यादा देश नाटो गठबंधन से बाहर थे, लेकिन साल दर साल रूस की सीमा से लगने वाले और उसके करीब के यूरोपीय देश इसका हिस्सा बनते चले गए। पुतिन ने इसे रूस के लिए खतरा माना और जब 2021 तक यूक्रेन के भी नाटो में शामिल होने के आसार बन गए, तब उन्होंने उस पर आक्रमण किया ताकि इस घेराबंदी को रोका जा सके। यही नहीं, जब उनकी मांग पर यूक्रेन ने 2023 में इस समझौते पर दस्तखत कर दिए कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, तब यूरोप के दबाव में यूक्रेन इससे पीछे हट गया और समझौते का दस्तावेज रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके बावजूद पश्चिमी देश रूस को आक्रमणकारी बताते आए हैं, रूस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते आए हैं। दूसरी तरफ रूस उनके साम दाम दंड भेद में अकेले ही लड़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका को रूस की ताकत का एहसास हो गया है। यही नहीं, वो भी जान चुका है कि यूरोप के देश ही यूक्रेन को भड़काते हैं। ऐसे में इस बार उसने यूक्रेन के दल को अमेरिका बुलाया है ताकि समझौते से मुकरने जैसी नौबत न आए।